हेलो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी एनाटॉमी की सीरीज़। इसमें पॉइंट वाइज एनसीएसएम के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स दिए हैं वो अपने को सारे कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक है कोष्ठ एवं आश्य शरीर। कोष्ठ एवं आश्य शरीर में अपने को 3 चीज़ें पढ़ने हैं जो एनसीएसएम के सिलेबस में दी है। कोष्ठ, कोष्ठांग और आश्य, तीनों के बारे में अपने को पढ़ना है। इसमें डिजिट की कितने कोष्ठ, कितने आश्य, कितने कोष्ठांग होते हैं वो सब, और कोष्ठांग और आश्य होते क्या हैं और किस आचार्य ने इसको किस तरीके से बताया, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कोष्ठ। कोष्ठ होते क्या हैं। देखो आचार्य चरक ने कैसे बताया कोष्ठ को। आचार्य चरक ने कोष्ठ के जिक्र कहाँ पे किया है, तो उसका देखो आचार्य चरक ने 3 रोग मार्ग बताए। रोग मार्ग का मतलब जहाँ पे रोग होते हैं, जिन मार्गों से रोग होते हैं। तो 3 रोग मार्ग कौन से बताएं। शाखा, शाखा का मतलब लिम्स अपने, जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हाथ पैर। फिर मर्म, अस्थि, संधि, मतलब जो मर्म, अस्थि और संधि है, एक मेन पॉइंट वो है रोग होने का। और तीसरा है कोष्ठ। कोष्ठ का मतलब इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव, ये सारे डिजीज होते हैं। तो 3 रोग मार्ग बताएं, शाखा, मर्म, अस्थि, संधि और कोष्ठ। तो आचार्य चरक ने कोष्ठ का वर्णन यहाँ पे किया है। बस आचार्य चरक ने कोष्ठ के बारे में और कुछ ज़्यादा बताया नहीं, इतना ही बताया। फिर अब मेन क्वेश्चन आता है कि कोष्ठ, कोष्ठांग और आश्य का मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है, कैसे समझना है। तो देखो कोष्ठ क्या होता है। कोष्ठ एक पूरी कैविटी है, एक बड़ी कैविटी है। ऐसे ऐसे मानो कोष्ठ एक बड़ी कैविटी है और उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं ना उनको बोलते हैं कोष्ठांग, और कोष्ठांग के अंदर जो स्पेस होता है ना उसको बोलते हैं आश्य। समझ आया। कोष्ठ होता है, कोष्ठ के अंदर कोष्ठांग होते हैं और कोष्ठांगों के अंदर जो स्पेस होता है जहाँ कुछ ये दोष, धातु, मल मतलब ऐसे रहते हैं, उनको आश्य बोलते हैं। ठीक है, कोष्ठ, कोष्ठांग और आश्य, समझ आया। फिर आचार्य चरक ने इसका वर्णन कहाँ किया है अपन ने देखा। फिर इसके बाद में आता है आचार्य सुश्रुत। आचार्य चरक ने सिर्फ कोष्ठ बताएं, आश्य के बारे में जिक्र नहीं किया। फिर कोष्ठांग बताएं, कोष्ठ का नाम लिया है, फिर इसमें कौन से कोष्ठांग होते हैं। तो याद रखना आचार्य चरक ने सिर्फ 15 कोष्ठांग बताएं। ओके। फिर आचार्य सुश्रुत का मेन पढ़ना है अपने को कोष्ठ और आश्य शरीर में। तो कोष्ठ आचार्य सुश्रुत ने 8 कोष्ठ बताएं। 8 कौन से, ये आप देखो यहाँ पे। स्थान्याम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय उंडुक फुफ्फुश्च कोष्ठे इत्याभिधीयते। ये 8 कोष्ठ बताएं आचार्य सुश्रुत ने। जैसे कौन से अर्थात आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक एवं फुफ्फुस, इन सब अंगों के आश्रय स्थान को ही कोष्ठ कहते हैं। जहाँ ये रहते हैं ना, ये सारे, ये कोष्ठांग है, पर ये जहाँ रहते हैं ना ये सब, उनको कोष्ठांग कहते हैं। तो अब सोचो आचार्य सुश्रुत ने ये कोष्ठ बताएं तो इनमें रहने वाले ऑर्गन भी बताएं। तो कोष्ठ 8 बताए ना ऐसे, तो कोष्ठांग भी 8 होंगे और उनके अंदर आश्य बताएं 7। कोई होगा एक ऐसा कोष्ठांग जिसमें आश्य नहीं होगा, होता है ना। तो 8 कोष्ठ बताएं, 8 ही कोष्ठांग बताएं और आश्य बताएं 7। ओके, आचार्य सुश्रुत का क्लियर हुआ। 8, 8 और 7। आचार्य चरक ने कितने बताए थे, 15 कोष्ठांग बताए थे। ओके, कोष्ठ उन्होंने एक ऐसे बताया कि एक कोष्ठ होता है अवकाश युक्त भाग, बाकी 15 कोष्ठांग बताए। ठीक है, अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अष्टांग हृदय ने, वाग्भट ने भी इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया, वो अपन देख लेते हैं। नीचे ऐसा कुछ है नहीं, नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट करना तो मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, ये क्या है, कोष्ठ में ऑर्गन पाए जाते हैं और ऑर्गन के अंदर आश्य पाया जाता है। अपन ने समझाइए, कोष्ठ में कोष्ठांग होते हैं और कोष्ठांग के अंदर जो स्पेस होता है उसको आश्य बोलते हैं। ठीक है, कोष्ठ का एक बार कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोष्ठ क्या होते हैं, आचार्य चरक ने कैसे बताया और आचार्य सुश्रुत ने कैसे बताया। ओके, फिर आता है आश्रय। आश्रय क्या होते हैं कि दोष, धातु, मल जिन अवयवों में आश्रय करते हैं उन अवयवों को आश्रय कहते हैं। ओके, कोष्ठांग के अंदर जो आश्रय स्थान होता है, जो स्पेस होता है, उनको आश्रय कहते हैं। ठीक है, अब देख, आश्रय सप्त है। ठीक है, और आश्रय सप्त है, वाताश्य, पित्ताश्य, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रीणाम गर्भाशय, अष्टम इति। ठीक है, 7 कौन से, नॉर्मल 7 तो कॉमन है। देख 7 कौन से होते हैं, वात, पित्त, कफ। ठीक है, 3। फिर रक्त को आप एक ऐसा, आचार्य सुश्रुत ने रक्त को ना चौथा दोष बताया, तो रक्त आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हो। वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय और रक्ताशय। ठीक है, ओके, तो 4 ये हो गए। फिर आपको 3 और याद रखने हैं। 3 कौन से, ऑब्वियस है 3
मतलब आमाशय पक्वाशय मूत्राशय, 3 ऐसे याद रखने हैं, आमाशय पक्वाशय मूत्राशय। 4 मेन है, 3 और याद रखने हैं, आमाशय पक्वाशय मूत्राशय, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा बताए कौन सा, जो सिर्फ स्त्रियों में होता है, गर्भाशय, जहाँ पे गर्भ का आशय होता है। ओके, गर्भाशय हो गया, ठीक है। तो सुश्रुत ने और वाग्भट ने 7 + 1 8 बताए, +1 मतलब फीमेल्स में ओनली यूट्रस जो होता है उसको। फिर शारंगधर ने 8 तो कॉमन बताएं, +2 स्तन बताएं। स्तनों में भी तो आश्रय होता है ना, वो बच्चे के लिए दूध का आश्रय या फिर दूध बच्चों को पिलाने के लिए, तो उसको आश्रय बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो शारंगधर ने कितने आश्रय बताएं, 8 + 2 मतलब 10 आश्रय। ओके, फिर ये कुछ है नहीं, कुछ खास। गणनाथ सेन ने सगर्भाशय और अगर्भाशय वर्ड लिया है। सगर्भाशय मतलब अवकाश है उसमें, अगर्भाशय मतलब अवकाश नहीं है इसमें, ऐसे करके कुछ है नहीं, ठीक है। ये कुछ पढ़ लेना है, इस इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि आश्रय क्या होते हैं और कोष्ठ क्या होते हैं। अब आते हैं कोष्ठांग। ओके, कोष्ठांग देखो, कोष्ठांग क्या होते हैं, कोष्ठ में रहने वाले अंगों को कोष्ठांग कहते हैं, एकदम इजी है। तो सुश्रुत ने 8 कोष्ठ बताए वहाँ पे, तो कोष्ठांग भी 8 होंगे। और चरक ने, अपन ने पहले भी बात करी है कि 15 कोष्ठांग होते हैं, कोष्ठ में रहने वाले 15 ऑर्गन होते हैं चरक के अकॉर्डिंग। काश्यप के 13 हैं, अगर आपको याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोई इतना इशू है नहीं। श्लोक देखो अब आप, नाभिश्च हृदयं च क्लोम च यकृत च प्लीहा च वृक्को च बस्तिश्च पुरीषाधारश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदं च अधरगुदम च शुद्धांत्र च स्थूलांत्र च वपावहन च चरक शारी स्थान, ये 15 बताएं, चरक के अपने को याद रखना है। फिर आप ये टेबल देखो, इस टेबल से आपका सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। वैसे भी देखो, आपको 3-3 के पेड़ में याद रखना है। चरक और भेल ने 15 बताएं, आपको 3-3 का पेड़ कैसे याद रखना है, नाभि हृदय क्लोम, नाभि हृदय क्लोम, नाभि हृदय क्लोम, यकृत प्लीहा वर्क वृक, यकृत प्लीहा वृक, यकृत प्लीहा वर्क, 6 याद हो गए, नाभि हृदय क्लोम, नाभि हृदय क्लोम, यकृत प्लीहा वर्क। ओके, 6। फिर बस्ती क्या होता है, मतलब यूरिन के लिए होता है, पुरुष मतलब मल के लिए होता है, तो ये दोनों आपको यूरिन और मल साथ में याद रखना है। बस्ती पुरुषाधार, नाभि हृदय क्लोम, यकृत प्लीहा वर्ग। फिर 2 साथ वाले कौन से, बस्ती पुरुषाधार, आमाशय पक्वाशय सेम है, मतलब सेम बोलने में ऐसे। तो आमाशय और पक्वाशय साथ याद रखने हैं, कितने हुए, 10 याद हो गए ना। फिर गुद लास्ट में दोनों क्या आ रहा है, उत्तर गुद अधर गुद साथ में याद रखने, शुद्धांत स्थूलांत साथ में याद रखने, और लास्ट में वपावहन। इजी है, नाभि हृदय क्लोम, यकृत प्लीहा वर्ग, नाभि हृदय क्लोम, यकृत प्लीहा वर्ग। फिर बस्ती पुरुषाधार साथ में, आमाशय पक्वाशय, उत्तरगुद अधरगुद, शुद्धांत्र स्थूलांत्र और लास्ट में वपावहन, ठीक है। इनको अब आपको इंग्लिश टर्म इनकी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार है ना इंग्लिश टर्म अपन पढ़ते हैं तो बहुत बार कंफ्यूज होता है। नाभि अम्बिलिकस को बोला, हार्ट पता है, क्लोम कभी कभी सॉफ्ट पैलेट को भी बोलते हैं क्लोम, पर पैनक्रियाज, चरक ने पैनक्रियाज को बोला, यकृत लीवर, प्लीहा स्प्लीन, ओके, किडनी और यूरिनरी ब्लेडर, ओके, बस्ती पुरुषाधार सिकम को बोला है, ये आप पढ़ लेना, कोई नहीं। सुश्रुत ने आपको 8 वो ही है जो कोष्ठ बताएं, वो ही कोष्ठांग है। और काश्यप ने 13 बताएं, 13 में से 2 कम कर देना, 2, एक तो अधरगुद नहीं बताया और एक पुरुषाधार नहीं बताया। ओके, काश्यप ने ये 2 अलग बताए। फिर वाग्भट ने एक ओवरी को भी कोष्ठांग बताया, कोई इशू नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है, आपको और कुछ याद रखना नहीं है, बस खत्म। कोष्ठांग, तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया, क्या था, कोष्ठ, कोष्ठांग और आश्रय। तो आप उसको शुरू से देखोगे, कुछ भी नहीं है, इतना देखो, ठीक है। कोष्ठ क्या होता है पढ़ा अपन ने, आश्रय क्या होता है, कोष्ठांग क्या होते हैं, बस इतना आपको देखना है। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक यू गाइज।